नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरो इंडिया 2025 की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और इस दौरान कई सारे समझौते होंगे और साथ ही यहाँ पर एक बड़ा एयर शो देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार अमेरिका ने एक बड़ा झटका दिया है भारत को। दरअसल एरो इंडिया 2025 में ना तो उनका F-35 आ रहा है और ना ही F-16 का डेमो, यानी कि इन दोनों को उसने रद्द कर दिया है। और एरो इंडिया दोस्तों कोई छोटी मोटी प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी मानी जाती है, जिसमें कि मिलिट्री और सिविल एविएशन की टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में अमेरिकी वायुसेना के द्वारा ये कदम उठाना डेफिनेटली एक बड़ा डिसअपॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं वो न केवल विमान की परफॉर्मेंस के बारे में होते हैं, बल्कि यहाँ पर नॉलेज को भी शेयर किया जाता है और डिफेंस टेक्नोलॉजी में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को भी बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका ये बात जान चुका है कि ना तो उनके F-35 को भारत तवज्जो दे रहा है और F-16 की तो बात भूल ही जाओ। यहाँ पर दोस्तों एक कारण और भी हो सकता है, क्योंकि रशिया का Su-57 तो यहाँ पर एक प्रोटोटाइप के रूप में दिखाया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं भारत और रशिया की रक्षा साझेदारी को प्रदर्शित भी करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार दोस्तों कैट्स ओमका कॉन्फ़िगरेशन में किरण यूएवी की पहली फोटो देखी गई है। यहाँ पर दोस्तों HAL वर्तमान में अपने SJT-36 किरण Mk2 का उड़ान परीक्षण भी कर रहा है, जिसे कि पूर्ण विकसित यूएवी में परिवर्तित किया जाएगा और एक कैट्स मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को आकर्षित करने के लिए या फिर प्रलोभन या फिर आत्मघाती जेट के रूप में तैयार किया जाएगा। 2021 से इसका उड़ान परीक्षण चल रहा है और बाद में दोस्तों MiG-21 को भी इसी तरीके से चेंज किया जा सकता है। और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इसमें आप दो कलरों का संयोजन देख सकते हैं और HAL आने वाले एरो इंडिया 2025 में इस ट्रांसफॉर्म किरण एयरक्राफ्ट का एक स्टैटिक डिस्प्ले दिखाएगा। कैट्स ओमका के तहत जो एक किरण यूएवी है दोस्तों, वो ऑटोनोमसली यानी कि स्वायत्त रूप से ऑपरेट हो सकता है। इसे जमीन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल रिकॉनेसेंस और कॉम्बैट रोल्स के लिए भी किया जा सकता है। यानी दोस्तों ये जो कैट्स ओमका है वो दुश्मनों के एयर डिफेंसेस को बाहर निकालने का भी काम करेगा और ये किरण यूएवी विवादित हवाई क्षेत्र में सेकेंडरी स्ट्राइक मिशंस में शामिल हो सकता है और हो सकता है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे चलकर मिग और जागुआर विमानों को भी इसी तरीके की टेक्नोलॉजी से लैस किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि अग्नि प्राइम को लेकर आ रही है। आप सब जानते हैं कि प्राइम यानी कि अग्नि P जो मिसाइल है वो भारत की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये मिसाइल न केवल भारत के परमाणु शस्त्रागार में एक और अतिरिक्त है, बल्कि इसकी मोबिलिटी और डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी एक महत्वपूर्ण छलांग है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो परमाणु सक्षम मिसाइल है इसे खास तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे कि भारत 1000 से 2000 किलोमीटर के लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। अग्नि प्राइम की सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पर है इसकी टेक्टिकल मोबिलिटी, यानी कि इसे सड़क और रेल मोबाइल से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और ये जो इसकी खास बात है वो न केवल इसकी सर्वाइबिलिटी को बढ़ाती है, बल्कि इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाती है, क्योंकि भारत अपने रेल नेटवर्क के साथ इस मिसाइल को कहीं भी तैनात कर सकता है। अग्नि प्राइम के लिए रेल कंपैटिबल ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर काफी महत्वपूर्ण है, जिसका डेवलपमेंट शुरू किया जा चुका है। यानी कि ये भारत के विशाल रेलवे बुनियादी ढांचे का फायदा उठाते हुए तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। और ये जो रेल कंपैटिबल मिसाइल है इसे तुरंत तैनातगी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि रेल मोबाइल मिसाइल सिस्टम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन भारत ने अब इसकी शुरुआत की है। अग्नि प्राइम का रेल मोबाइल संस्करण अपने ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर को स्थानांतरित करने के लिए मौजूदा रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें कि कोई ज्यादा रेलवे नेटवर्क में बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अग्नि प्राइम यानी कि अग्नि P का रोड मोबाइल संस्करण का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन रेल मोबाइल संस्करण का अभी परीक्षण होना बाकी है, जिसका काम चल रहा है। और रेल मोबाइल अग्नि प्राइम दुश्मन की खुफिया निगरानी और टोही प्रयासों को जटिल बनाकर भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। यानी कि भारत की अग्नि प्राइम अब रेल मोबाइल MRBM बन जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के खुद जेब में पैसा नहीं है। दूसरा क्या है कि वो पता नहीं किस तरीके से चाइना से फाइटर जेट्स खरीद रहा है। ऐसे में भारत को आंख दिखाने वाली बातें पाकिस्तान की तरफ से आई हैं और पाकिस्तान की एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि J-35A ये कॉम्बैट टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग है और ये 5.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसके अलावा पाकिस्तानी एयर मार्शल ने कई दावे किए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि J-35A इसमें काफ़ी उन्नत विशेषताएं हैं, जो कि मौजूदा जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं उनसे इसकी स्टेल्थ क्षमता, इसकी स्पीड, इसकी हथियार सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले ही चाइना से J-10C खरीद चुका है और ये फाइटर जेट तो राफेल फाइटर जेट से भी काफ़ी आगे है। ऐसे में दोस्तों इस रिटायर्ड और धूर्त पाकिस्तानी एयर मार्शल की बातों से तो ऐसा लगता है कि चीज़ अपनी भी नहीं है और तारीफ भी उसकी करनी है।
यही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि J-35A अगर उनको मिल जाता है तो पाकिस्तान वो पहला देश होगा जिसके पास डुअल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। हालांकि दोस्तों इस बारे में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं पता, ना ही इस फाइटर जेट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये बात राफेल की कर रहे हैं, राफेल का तो युद्ध सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है और ये एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन के साथ आता है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट J-35A के बारे में बोलते हैं कि 5.5 पीढ़ी का लेवल लगाकर पाकिस्तान को ज्यादा ही इस फाइटर जेट की तारीफें कर रहे हैं, जबकि अभी भी चाइना की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और ये क्षमताएं तभी पता चलती हैं जब आमना सामना होता है। हालांकि ये सब एक बहस की बात बन जाती है, लेकिन पाकिस्तान को ये लगता है कि शायद J-35A से उसकी रणनीतिक ताकत बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की तरह दोस्तों बांग्लादेश ही बन चुका है। बांग्लादेश ने तो इस बार भारतीय सेना के लिए एक बड़ी बातें बोली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को अपने पे ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए रोबोटिक म्यूल्स का वो इस्तेमाल कर रही है। और हाल ही में एक बांग्लादेशी टेलीविजन चैनल जिसे कि GTV HD कहते हैं, उन्होंने काफ़ी सारे दावे किए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अब अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं करती। वजह साफ है कि रोबोट डॉग्स को इंडियन आर्मी शामिल कर रही है। वजह साफ है कि इंडियन आर्मी रोबोट डॉग्स को शामिल कर रही है। इस वजह से दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी बात कही जा रही है। यही नहीं, इस टीवी चैनल ने यह भी दावा किया है कि भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें जो प्रगति हो रही है उसकी गलत व्याख्या की गई है और ये सब जरूरत से ज्यादा बोला जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर रही है और ये जो म्यूल्स है, रोबोटिक म्यूल्स, इन्हें तैनात किया जा रहा है। बात साफ हो जाती है कि ये जो रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स हैं इनके जरिए न केवल निगरानी की जा सकती है, लॉजिस्टिक और खतरनाक वातावरण में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे में बांग्लादेश इस टेक्नोलॉजी को भारतीय सेना के द्वारा अपनाए जाने को लेकर ये कह रहा है कि भारतीय सैनिकों में विश्वास की कमी है। यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां इंसानी जोखिम को कम किया जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि रोबोटिक सिस्टम की शुरुआत का उद्देश्य ये नहीं है कि ये पूरी तरीके से इंसानी सैनिकों की जगह ले लेंगे, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। इन रोबोट्स का उद्देश्य सैनिकों के साथ मिलकर काम करना है, ऐसे कार्य करना जो कि खतरनाक, दोहरे वाले हों, जिनके लिए सटीकता और कंटिन्यूअस ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। जैसे में बांग्लादेशी टीवी चैनल की ये बात जो है उस पर आपकी क्या राय है, जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि इन्हें भी पता चले कि ये किस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाकर भारत की इमेज खराब कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में एक अपडेट आई थी कि जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका अब जो गैर नाटो सहयोगी हैं उन्हें अपनी एडवांस AIM-120D3 लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को बेचने पर विचार कर रहा है। और ये जो AIM-120D3 है इसकी इफेक्टिव रेंज है, इसके अलावा नो स्केप जोन, और ये मिसाइल अचीवेबल रेंज के मामले में काफ़ी बेहतर मानी जाती है और चाइना की PL-15 से काफ़ी आगे है। हालांकि जो डिफेंस के सूत्र हैं वो बताते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि एक गैर अमेरिकी फाइटर जेट में AIM-120D3 को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये काफ़ी जटिल प्रयास होगा, ये केवल यूरोपीय विमानों तक सीमित हो सकता है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों के बिना इन मिसाइलों को स्वतंत्र हथियार के रूप में बेचना भी असंभव होता है। और इस मिसाइल को अगर गैर अमेरिकी फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना है तो मतलब साफ है कि आपको एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर और हथियार प्रणालियों के साथ इसे इंटीग्रेट करना होगा, जिसमें कि कई तरीके की टेक्नोलॉजी और राजनीतिक बाधाएं भी सामने आती हैं। क्यों रशिया अपने फाइटर जेट में इन मिसाइलों को इंटीग्रेट करने की अनुमति देगा? क्यों फ्रांस ऐसा करने को कहेगा? और आप सब जानते हैं कि भारत रूसी, फ्रांसीसी और स्वदेशी रूप से विकसित विमानों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में इस एडवांस अमेरिकी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में काफ़ी चुनौतियाँ आएंगी। इस प्रक्रिया में न केवल लॉजिस्टिक बल्कि रखरखाव, प्रशिक्षण सहित काफ़ी सारी जटिलताएं आएंगी। और अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो अपने सबसे एडवांस हथियार प्रणालियों को उन देशों को एक्सपोर्ट करने में सतर्क रहता है जहां गैर अमेरिकी प्लेटफॉर्मों के साथ अगर इन्हें इंटीग्रेट किया जाता है तो उसकी टेक्नोलॉजी लीक या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकती है। तो कुल मिलाकर आखिर में यही कहा जाएगा कि इस तरीके की खबरें जो हैं, जो आती हैं सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल वास्तविकता से परे हैं। दोस्तों रशिया का दूसरा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट Su-75 चेकमेट अब अपने अंतिम विकास चरण के करीब पहुंच चुका है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा गया है कि Su-57 का डेवलपमेंट अब फाइनल स्टेज में है। कंपनी ने भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विमान एक्सपोर्ट करने की योजना का भी खुलासा किया है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।